आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, खनिज पदार्थ क्या है, बताइए। ठीक है, तो क्या होगा, किसमें मिलाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए है। ठीक है, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब चार। ठीक है, मतलब प्रोटीन्स की बात करेंगे, मायोसिन प्रोटीन्स होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो शर्करा है, पता ही है आपको। वसा की बात करेंगे, वसा में क्या होगा, तो वसा में आपको कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता है, नहीं। ठीक है, खनिज पदार्थ क्या थे, कैल्शियम और फास्फोरस के कैल्शियम आपके और खनिज फास्फोरस होता पदार्थ है। है। ठीक है, ध्यान रखो, इसीलिए कहते हैं अधिक वसा हो जाने पे, मोटे होने पे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखें, कैल्शियम और फास्फोरस शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले दो खनिज पदार्थ कहाँ है। से बोल रहे ठीक हैं? है, इसको इसको आपको ध्यान में रखना है, जो कई महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाओं में शामिल होते हैं। फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों के निर्माण में भी मदद करता है। इसके प्रमुख स्रोत कौन है, फास्फोरस का प्रमुख स्रोत क्या है, तो क्या बताएंगे, तो ध्यान में रखिएगा, प्रमुख दूध, स्रोत की बात मक्खन, करें, दूध, पनीर। मक्खन और पनीर आदि की बात करेंगे तो क्या है, इसके प्रमुख स्रोत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये पूरा जितना भी लगभग 700-800 प्रश्न होगा, आप करके जाइए। ठीक है, एग्जाम में इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, और काफी अधिक हेल्पफुल रहने वाला। ठीक है, इससे पहले एसएसटी के सेक्शन को खत्म किया, सोशल साइंस को, अब इसको खत्म करते हैं। शकरा क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। मुख्य रूप से शकरा जो शरीर में ऊर्जा का स्रोत जो होता है, तो यही होता है। ठीक है, ध्यान रखें। कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे तो एक बैक्सी पदार्थ होता है, मोम जैसा पदार्थ होता है, जो कि मुख्य स्रोत यकृत तो हमारे आहार से प्राप्त होती है, रक्त में अघुलनशील होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पूछेगा, बताइए, कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील होता है कि क्या होता है, अघुलनशील होता है। क्या ध्यान रखना है, रक्त में क्या होता है, घुलनशील। अघुलनशील होता है। ठीक है, मायोसिन क्या है, तो मायोसिन एक प्रकार का प्रोटीन है, जो हृदय की पेशियों एवं कुछ कंकाल पेशियों में संकुचन एवं गति के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, बात करें नाखून की, बाल की खुर आदि में क्या पाया जाता है, तो केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आज का दूसरा प्रश्न की बात करेंगे, प्लेटी हेलमेंथजी, प्लेटी हेलिमेंथीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है, जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्पंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को हटाती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर बताएंगे, इसको बोलेंगे फ्लेम कोशिका। क्या बोलेंगे इसको, फ्लेम कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आप लोग भी बोलते रहे बीच बीच में, फ्लेम कोशिका। ठीक है, फ्लेम कोशिका की बात करेंगे, प्लेटी हेलमेंथीज। ठीक है, संघ के जीवों की प्रमुख विशेषता है, इसकी सहायता में इस संघ के जीवों को उत्सर्जन क्रिया में, मतलब क्या करता है, क्या करता है, तो उत्सर्जन क्रिया संपन्न होती है। इस संघ के जीव प्राय परजीवी होते हैं, जैसे किसे, फैसियोला, ठीक है, प्लेनिलिया, ठीक है, टीनिया सोलियम आदि। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। स्टेम कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती है जो स्वयं की प्रतिकृति बनाने की क्षमता रखती है, और जिनके शरीर की अन्य कोशिकाओं एवं ऊतकों का निर्माण किया जाता है। उन्हें प्राय भ्रूण से प्राप्त भी किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए कितना होता है। तो अप्रोक्स अगर देखेंगे तो 4.5% के पास, 4.5% के पास, मतलब क्या होता है, छोड़ी गई क्या होता है, ये मात्रा। अगर पूछेंगे मानव शरीर में मतलब लिया गया, ठीक है, मानव शरीर में लिया गया और छोड़ा गया जो गैसेज जो होती है, उनमें किसका मात्रा नहीं बदलता, जितना लेते हैं उतना ही छोड़ देते नाइट्रोजन, हैं। नाइट्रोजन सर, नाइट्रोजन। बिल्कुल, नाइट्रोजन का वो तो मात्रा जो है कार्बन सो नहीं डाइऑक्साइड। बदलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी 16-16.5% के आसपास हम लोग ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, 16.5% के ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हम लोग 21% तो लेते हैं, लेकिन छोड़ते कितना है, 16.5% के सोलह आसपास पॉइंट हम लोग छोड़ते हैं। सोलह ये पॉइंट चार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बीपीएससी में भी कई बार पूछा है। ठीक है, मानव द्वारा सांस छोड़ने में फेफड़ों द्वारा 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ी जाती है। दरअसल मानव द्वारा अतः श्वासित आयु में 21% ऑक्सीजन और 0.04%, ठीक है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जबकि उच्छवित, उच्छवित मतलब क्या है, जब हम लोग एक्साइल करते हैं तो छोड़ते हैं। ठीक है, वैसे कंडीशन में 16.5%, सॉरी 16.4% हम लोग क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तथा 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बोलेंगे सर ये तो लेते तो 21%, बाकी कहाँ गया, तो हम लोग कम लेते थे ना, हम यहाँ पे कितना 0.04% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, लेकिन छोड़ कितना रहा है, ज्यादा मात्रा में। मतलब ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, कुछ मतलब ऑक्सीजन मतलब CO2 में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट ठीक है, हो। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, श्वसन में कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ लेने से रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बनाता है, ठीक है, तो कार्बोक्सी कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बना लेता है, हीमोग्लोबिन। जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है, तो जब शरीर में इससे क्या होगा, दम घोटू बीमारी भी हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन की आपूर्ति शरीर में अगर घटेगी तो क्या होगा। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को कौन सा गैस कहते हैं, कम हो जाता है। ठीक है, कौन सा कहते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं। कौन सा गैस कहा जाता है, इसको दम दम घोटू घोटू गैस गैस। इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु सॉरी निम्नलिखित कौन विषाणु वायरस जनित रोग है, बताइए कौन सा है। तो चिकन पॉक्स, सर क्या होता है, चिकन चिकन पॉक्स। चिकन चिकन पॉक्स की पॉक्स। बात करेंगे तो ये विषाणु जनित रोग है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है। वही ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बात करेंगे। अब काली काली खांसी ठीक। फेफड़ों की बैक्टीरिया या फिर जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मलेरिया रोग का जनक की बात करेंगे, कौन हो जाएगा, मलेरिया रोग की जनक की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो पाइलोजिडियम नामक प्रोटोजोआ हो जाएगा। इस रोग की वाहक की बात करें, वाहक कौन होता है, देखिए वाहक में और रोग के कारक में अंतर होता है। रोग का कारक मलेरिया की बात करेंगे प्लाज्योडिनियम नामक मतलब प्रोटोजोआ है, जबकि इसका वाहक क्या, मादा एनाफ्लीज है। मतलब इस बीमारी को फैलाने के काम करती है मादा एनाफ्लीज, लेकिन बीमारी होने का कारण क्या है, तो प्लाज्योडियम नामक प्रोटोजोआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मानव विषाणु जनित रोग में बात करें, पोलियो है, HIV एड्स है, मिजलस है, इन्फ्लुएंजा है, सारे के सारे क्या है, तो विषाणु जनित रोग है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी लोग बिहार SSC का ठीक है एग्जाम देने जाएंगे या फिर दरोगा वगैरह का एग्जाम, सारे के सारे बीमारी और बीमारी के कारक को जरूर याद करके जाएंगे। एक प्रश्न आपको वहां पे आएगा जो कि बहुत मैटर करता है। ठीक है, कहाँ भाग गया ये। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है देखेंगे। ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन है, तो जीवाणु से होने वाला हैजा है, प्लेग है, कुष्ठ रोग है। ठीक है, कुष्ठ रोग है, टाइफाइड है, ठीक है, डिप्थीरिया, ये सारे के सारे बीमारी किससे होंगे, तो जीवाणु से होंगे। किससे होंगे, अगर मैं पूछूं प्लेग किससे होता है, प्लेग किससे होता है, क्या बताएंगे, जीवाणु से। जीवाणु से होता है। लेकिन प्लेग का वाहक क्या है, तो क्या बताएंगे, अगर आपसे प्लेग का वाहक बोला जाएगा तो फिर जीवाणु नहीं बोलेंगे, प्लेग का वाहक क्या हो जाएगा, चूहा होता है। क्या होता है, प्लेग का वाहक क्या होता है, चूहा होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्लेग को और किस नाम से जानते हैं, इसको काली मौत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, काली मौत के नाम से। ठीक है, पहले जब प्लेग आती थी तो पता है करोड़ों जनसंख्या एक साथ साफ हो जाता। ठीक है, बहुत खतरनाक बीमारी था प्लेग। ठीक है, कवक जनित रोग की बात करेंगे तो दाद होता है, गंजापन होता है, एथलीट फुट होता है, ये सारे के सारे कवक जनित रोग है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है, तो संकटग्रस्त प्रजाति की बात की एशियाई हाथी। ठीक है, एशियाई हाथी। देखिए एक स्थिति होता है, ठीक है, एक IUCN लिस्ट जारी करती जाती है। ठीक है, IUCN लिस्ट जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है IUCN लिस्ट, रेड डेटा बुक करती है ना। बिल्कुल, रेड डाटा कौन करता है, ठीक है, 1948 में स्थापना हुआ था IUCN अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ या फिर IUCN की बात करेंगे। रेड डाटा लिस्ट जारी करती है। ठीक है, उसमें मतलब स्टेटस लिखा हुआ था इस जानवर का क्या स्टेटस है। ठीक है, तो IUCN जो लिस्ट जारी करती है उसको रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, एशियाई हाथी को संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। प्रजातियों की। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें भी बहुत सारा कैटेगरीज होता है। ठीक है, हिमालय भालू को बात करें आयुष में गंभीर रूप से लुप्त प्राय, ठीक है, जिसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया। हिमालय भालू का IUCN स्टेटस क्या है, विदेशी पूछता IUCN स्टेटस क्या है इसका, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, इनका क्या है, संकटग्रस्त में क्या होगा, इंडेंजर्ड में कौन आ जाएंगे, एशियाई हाथी आ जाएंगे। अब आते हैं एशियाई चीता को बात करेंगे तो इनको भी IUCN में क्या रखा गया है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। ठीक है, यह जीव केवल ईरान में सीमित संख्या में बचा है। एशियाई चीता केवल के केवल कहाँ पे बचा है, ईरान में बचा। भारत में भी चीता नहीं है। ठीक है, भारत में आखिरी चीता को मार दिया गया था, इसलिए हमारे यहाँ चीता कहाँ से लाया जा रहा है, नामीबिया से। और कहाँ से लाया गया है, साउथ अफ्रीका। किस पार्क में रखा गया है सबसे पहले चीता को लाके, कूनो नेशनल पार्क ना, कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, बिल्कुल। साइट्स की बात करेंगे तो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन द वर्ल्ड फौना एंड फौना। ठीक है, तो फौना की बात करेंगे क्या होता है, फ्लोरा की बात करेंगे क्या होता है, बताइए। फौना और फ्लोरा एग्जाम में पूछता है, पर्टिकुलर फ्लावर्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स। नहीं फौना प्लांट्स होता, सॉरी फौना एनिमल्स होता है, फ्लोरा क्या प्लांट्स होता है। ठीक है, एक विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाला, ठीक है, उसको फौना और फ्लोरा कहेंगे। ठीक है, ने एशियाई चीता को प्रशिष्ट वन में रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है, कवक के कारण क्या होता है बताइए, दाद। कोविड-19 किसके वजह से हुआ था, कोविड-19 किसके वजह से हुआ था, बिल्कुल वायरस की वजह से हुआ। तो बहुत सुंदर। दांत की बात करेंगे, गंजापन की बात करें, एथलीट फुट की बात करें, ये सारे के सारे कवक जनित क्या है, बीमारी है। तपेदिक, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, कुष्ठ रोग आदि किससे, तो जीवाणु जनित बीमारी है। ठीक है, चिकन पॉक्स की बात करें, HIV एड्स की बात करेंगे, मिजलस की बात करेंगे, किससे होने वाली बीमारी है, तो विषाणु से होने वाली बीमारी है। तपेदिक की बात करेंगे, तपेदिक जिसको टीबर बोलते हैं, TB बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, किस नामक किस जीवाणु से होता है, किससे होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से ये रोग क्या होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हैजा की बात करेंगे, ठीक है, बिरबियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। हैजा किस जीवाणु के कारण होता है, इसको नाम, तो हैजा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉलेरा बोलते हैं। कॉलेरा बोलते हैं। कॉलेरी याद रखिएगा उससे।
तो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। ये दूषित जल एवं खाद्य पदार्थ से फैलता तथा इसमें किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। कोविड-19 की बात करें तो नोवल कोरोना वायरस, ठीक है, SARS-CoV-2 रखा गया था, ये मुख्यतः, ठीक है, फेफड़ों को प्रभावित करे। कोविड-19 के पीछे 19 का क्या संदर्भ था? 2019 हाँ, 2019 में इसका, ठीक है, आउटब्रेक हुआ था, इसलिए इसको कोविड-19 नाम रखा गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। बात करेंगे डैश जातियां, वे प्रजातियां जो अब उन जगहों पे नहीं देखने को मिलती जहां वह पहले दिखाई पड़ती थी। लुप्त बोलेंगे, संकटग्रस्त बोलेंगे, सामान्य बोलेंगे, सुभेद बोलेंगे। मतलब वैसे प्रजाति को क्या बोलेंगे जो पहले वहां पे तो दिखती थी लेकिन अब नहीं दिख रही है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? लुप्त बोलेंगे। क्या हो गया? लुप्त हो गया। IUCN अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ एक लाल सूची जारी करता है जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं, जिसमें प्रजातियों को उनकी स्थिति के अनुसार कितने श्रेणी में बांटा गया? तो 9 श्रेणी में बांटा गया। कितने श्रेणी में? 9 श्रेणी में बांटा गया है। जिस प्रजाति का कोई भी सदस्य जीवित नहीं है वैसे प्राणी को क्या बोला गया? विलुप्त बोला गया। जैसे डोडो की बात करेंगे, गुलाबी सिर वाली बत्तख की बात करेंगे, वर्षों से भारत में नहीं देखी गई है। तो इनका IUCN स्टेटस क्या है? डोडो की बात करेंगे, गुलाबी सिर वाली बत्तख की IUCN स्टेटस क्या है? तो क्या बताएंगे? विलुप्त हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। IUCN में एशियाई हाथी की बात करें, हिमालय भूरा भालू तक गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। ठीक है, इनको गंभीर रूप से मतलब लुप्त प्राय रखा गया है। ठीक है, मतलब ये बड़ी इनकी स्थिति खराब है। भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए संसद ने 11 दिसंबर 2022 को जैव विविधता अधिनियम पारित किया। जैव विविधता दिवस कब मनाता है? बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई। 22 नवंबर। कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। हाइड्रा जंतु जगत के निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा कहाँ पे? तो क्या बताएंगे? सिलिंट्रेटा। क्या नाम है? सिलिंट्रेटा का नाम आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रा, सिलिंट्रेटा या निडेरिया संघ का जंतु है। इस संघ में जीवों के एक, ठीक है, अंतर गुहा पाई जाती है। ठीक है, सिलिंट्रेटा के अन्य जीव की बात करेंगे, फाइसेलिया, ठीक है, ओबिलिया, ठीक है, ऑरेलिया, ठीक है, पेंटुलुआ। ठीक है, सारे के सारे जो है इसी संघ के अंतर्गत आते हैं। पेरीफेरा के जीवों में, ठीक है, कैनाल तंत्र पाया जाता है। इसमें प्रवेशी छिद्र, ऑस्ट्रिया एवं निकासी छिद्र की बात करेंगे, ऑस्कुलम होता है। ठीक है, तो पेरीफेरा जीवों में कैनाल तंत्र पाया जाता है। इसमें बात करेंगे, इसमें प्रवेशी छिद्र को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिया बोलते हैं। और निकासी छिद्र को क्या बोलते हैं पेरीफेरा में? ठीक है, ऑक्सुकुलम कहा जाता है। जैसे कि बात करें साइकोन हो गया, स्पांजिला हो गया, ये सारे के सारे पेरीफेरा में आते हैं। बात करेंगे प्लेंटी हेलमिंथेसिस के बारे में, पहले भी बात किए थे। इसमें मतलब बहुत सारे मतलब परजीवी आते हैं। इस संघ के उदाहरण की बात करेंगे, प्लेनेरिया हो जाएगा, ठीक है, पैसियोला हो जाएगा, टीनिया सोलियम। ठीक है, सबको आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन एनेमिलिया के अंतर्गत, ठीक है, प्लेंटी हेलमिंथेसिस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? अभी जस्ट ऊपर में पढ़ा। फीता कृमि आएंगे, जोंक आएंगे, ठीक है, बुशेरिया आ जाएंगे, या फिर साइकाना आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? क्या आ जाएंगे बताइए? विशेरिया आएगा। फीता कृमि क्या आ जाएंगे? फीता कृमि आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 जगत वर्गीकरण जो जीवों का किया था किसने किया था? जीव जगत का 5 करण वर्गीकरण किसने किया था? वीटेकर ने किया था। ठीक है, इसमें क्या मोनेरा बांटा गया, प्रोटिस्टा बांटा गया, कवक बांटा गया, प्लांटी बांटा गया, एनेमेलिया बांटा गया। ठीक है, जबकि बार प्लेंटी हेलमिंथेसिस एनेमेलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। इस वर्ग में फीता कृमि तथा यकृत कृमि को रखा गया है। बुचेरिया की बात करें, बुचेरिया किसमें आएगा? बुचेरिया तो निमेटोडा संघ तथा जोंक की बात करें, इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा, जोंक किसमें आएगा? एनेलिडा संघ में आपको क्या आता है? जोंक आता है। जोंक किसमें? कोच और जोंक और केचुआ किसमें आता है? एनेलिडा में आता है। माइकोप्लाज्मा किस जगत में आएगी? 5 गो जगत में माइकोप्लाज्मा, इसमें 5 जगत क्या है? मोनेरा की बात करेंगे, प्रोटिस्टा की बात करेंगे, कवक है, प्लांटी है, एनेमेलिया है। ठीक है, मोनेरा में आना चाहिए माइकोप्लाज्मा। कवक का प्रोटिस्टा तो नहीं होगा, प्लांटी एनिमल भी नहीं है। तंत्र में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा से लगभग 10% तो सोख लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य प्रकाश की ऊर्जा के लगभग कितना प्रतिशत को सोख लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं? तो क्या बताएंगे? 10%। कितना हो जाएगा? तो ध्यान में रखेंगे कितना हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखें, 10%, 5%, 20%। क्या हो जाएगा? 10%। आपको ध्यान में रखना है 1%। कितना है? आप लोग गलत हो गए। कितना परसेंट है? 1% है। ठीक है, ध्यान रखें कितना परसेंट है? 1% है। कितना परसेंट है?
तो ध्यान में रखना 1% है, ठीक है। स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य की प्रकाश का ऊर्जा का लगभग 1% सोख लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं तथा शेष भाग को मतलब क्या कर देते हैं, तो परावर्तित कर देते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं और इसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में मतलब क्या करते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। लाल रंग में पौधे अधिकतम प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा, लाल रंग में पौधे में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो लाल रंग में प्रकाश का अधिक, लेकिन अगर पूछेंगे प्रकाश संश्लेषण का गति सबसे ज्यादा तीव्र किस में होता है, बैगनी में सर। यहाँ पे एक बार बीपीएससी प्रश्न को उलझा दिया था, ठीक है। अधिकतम सुनते हैं लाल में होता है सर, गति सबसे ज्यादा तीव्र सर ग्रीन में होता है, सही है क्या? ग्रीन सही है ग्रीन सर। में नहीं ठीक है, तो यहीं पे बीपीएससी ने पूछा था, सब लोगों ने लाल लगाकर आता है, लेकिन सबका गलत हुआ था, लेकिन उसमें लिखा हुआ था ना गति सबसे ज्यादा तीव्र किस में होता है, अधिकतम नहीं पूछा था, सबसे ज्यादा गति किस में होता है, एक बार हाँ क्या, हाँ क्या? पर्णहरित की बात करेंगे, पर्णहरित प्लस CO2 प्लस H2 प्लस सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। हाँ ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे या फिर प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे? प्रकाश तो एक ही हुआ, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, हिंदी में प्रकाश। अच्छा, दोनों एक ही, ठीक है। तो पर्णहरित जिनको क्लोरोफिल भी कहते हैं, प्लस CO2 प्लस H2 सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएंगे, ग्लूकोज ऑक्सीजन प्लस जल का निर्माण करेंगे, जिसको फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। बात करेंगे जुगाली करने वाले पशु, जिनको रूमिमेंट जैसे कि मवेशियों में डैश जीवाणु बैक्टीरिया सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं, कौन करते हैं, बड़ी आंत में। ग्रास नली, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर रूमेन, ठीक है, रूमेन की बात करें, रूमेन करता है, ठीक है। तो जो पशु जुगालू करने के समय में रूमिमेंट, जुगालू का रूमिनेंट होता है ना, जिसको जुगाली करना कहते हैं, ठीक है। इन मवेशियों में बात करेंगे तो कौन सा होता है, इसका नाम है रूमेन नामक जीवाणु, जो था बैक्टीरिया के सेलुलोज में पाचन करने में मतलब क्या करता है, मदद करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जुगाली करने वाले जीव रूमिनेंट कहलाते हैं, तो रूमेन जो कि प्रथम आवास में जीवाणु सेलुलोज की पाचन में मदद करता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य गुहा मुख से शुरू होता है, जिसमें टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ देता है, ठीक है। टाइलिन आपके मुख में पाया जाने वाला एक प्रकार का एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन कहाँ पे शुरू होता है, क्या बताएंगे, अमाशय में शुरू होता है। हालांकि भोजन का पूर्ण पाचन की बात करें कौन सी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है या फिर बड़ी आंत में होता है, ठीक है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। पूर्ण पाचक रस की बात करेंगे, अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। पूर्ण पाचक रस किसके द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको पैंक्रियाज भी कहा जाता है, ठीक है। आगे की बात करेंगे, आगे क्या प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं, ठीक है। डैश रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं, ठीक है, डैश रोग केवल कम अवधि तक रहता है, ठीक है, उसको तीव्र रोग, ठीक है, तीव्र रोग जो होता है बहुत ही कम अवधि तक रहता है। तीव्र रोग बीमारी छोटी अवधि में ही ठीक हो जाती है। अनुवांशिक रोग ऐसे रोग है जो बच्चों को उनके माता पिता के विरासत में मिलते हैं, ये रोग डायबिटीज, हीमोफीलिया और वर्णाढता, ठीक है, ये सारे के सारे कौन सा रोग है, तो ध्यान रखिए कौन सा रोग है, डायबिटीज की बात करेंगे, हीमोफीलिया की बात करेंगे, वर्णाढता रोग की बात करेंगे, ये अपने माता पिता से विरासत में बच्चों को क्या होते हैं, मिलते हैं। जीवाणु जनित रोग की टीबी है, प्लेग है, हैजा है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, कोढ़ है, ये सारे के सारे जीवाणु जनित रोग है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक एक प्रकार है, रक्त है, अस्थि है, अस्थि बंधन है, ठीक है, बताइए क्या हो जाए, संयोजी ऊतक कौन है इसमें से, रक्त है, रक्त तो है, अस्थि है, अस्थि बंधन या फिर सारे ही है, ठीक है। तो इसके सारे के सारे है जो आपको संयोजी ऊतक कनेक्टिंग टिश्यू में आते हैं, ठीक है। वे ऊतक जो शरीर के एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ते हैं उन्हें संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जैसे बसा संयोजी ऊतक है, टेंडन की बात करेंगे, लिगामेंट की बात करेंगे, अस्थि बंधन ऊतक की बात करें, अस्थि उपास्थि की बात करें, तरल ऊतक, ये सारे के सारे मतलब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ठीक है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या की बात करेंगे, ठीक है, 206 है, जिसमें अस्थि अक्षीय कंकाल एवं 126 की बात करेंगे उपांगी कंकाल होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं, क्या बताएंगे, मनुष्य की खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितनी होती है, 29 होती है। जैसे मस्तिष्क के चारों ओर कितने हड्डी होते हैं, मस्तिष्क के चारों ओर कितने होते हैं, 8 हड्डी होती है। चेहरे में कितने हड्डी होती है, चेहरे में कितने होते हैं, 14। कान में कितने होते हैं, कान में कितने होते हैं, कंठिका में कितनी होती है, कंठिका जो दिखता है उसमें 1 हड्डी होते हैं। इन सारे को जोड़ेंगे तो कितना पूरी जाएगा, 29। कहने का मतलब है मनुष्य के खोपड़ी की बात करें, कान हो गया, चेहरा हो गया, ठीक है, कंठिका के सब खोपड़ी में ही शामिल होता है, ठीक है। टोटल हड्डी की संख्या की बात करें 29 है। मस्तिष्क के चारों ओर मतलब 8 होती है, ठीक है।
14 की बात करें फेस में होता है, 6 हड्डियां की बात करें कान में होता है, ठीक है, एक हड्डी की बात करें कंठिका में होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है क्या बताएंगे? तो 74। 7.4 जो होता है मानव रक्त का पीएच। प्रकृति में क्या होता है, क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा, तो क्या बताएंगे? क्षारीय है। ये होगा। क्षारीय बिल्कुल, है। प्राकृतिक में बात करूं, प्राकृतिक में कैसा होगा तो ध्यान रखिए क्षारीय होगा, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान की बात करें 7.35 से 7.45 के मध्य होता है, अतः रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। मानव रक्त में मानव रक्त मुख्यतः रक्त प्लाज्मा एवं रक्त कनिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त कनिकाएं 3 प्रकार की होती है, कौन कौन होता है? तो एक होता है आरबीसी होता है, एक होता है डब्ल्यूबीसी होता है, एक होता है प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है, ठीक है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है तो क्या बताएंगे? तो एनीमिया नामक बीमारी आपको देखने को मिलती है। सोवा वायरस जिसे हाल में खबरों में देखा गया, क्या है सोवा वायरस? क्या है तो क्या बताएंगे? मंकी वायरस का एक प्रकार है, मवेशी में पाया जाने वाला वायरस है, मालवेयर है या फिर कोविड-19 है, क्या है? तो सोवा वायरस की बात करें एक प्रकार का मालवेयर है, ठीक है। सोवा वायरस एक प्रकार का मालवेयर है, ठीक है। सोवा वायरस एक एंड्रॉइड बेस्ड ट्रोजन मालवेयर है, ठीक है। मतलब एंड्रॉइड को मतलब इफेक्ट करेगी, ठीक है, जो कि पर्सनल डाटा चोरी करने के लिए ग्राहकों को टारगेट करता है, ठीक है। हाँ, उसको बाद जब ग्राहकों का जब वायरस जब टारगेट जब करेगा उसके बाद क्या मांगा जाएगा? उसको रैंसम मांगते हैं, ठीक है। रैंसम का मतलब क्या होता है? रैंसम मांगा जाएगा, उसको रैंसम बेयर कहते हैं। रैंसम बेयर क्या होता है? जैसे आपके लैपटॉप को लॉक कर दिया, अब आपको ऑफिस का काम करना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। तो आपके लैपटॉप के दोगुना कीमत का आपसे रैंसम मांगा जा सकता है। लैपटॉप के मेरे 50,000 रुपया, बोलेगा 5 लाख रुपया दो तब खोलेंगे। अब तो बहुत आदमी सोचेगा अरे 50,000 रुपया में लैपटॉप और फिर दूसरा ले लेंगे, लेकिन लैपटॉप तो आप दूसरा ले लेंगे, डाटा कहाँ से लाएंगे? डाटा नहीं लाएंगे कहीं से, वो आपके डाटा को मिसयूज भी तो कर सकता है ना। तो इसलिए लोग कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे जो पैसा जो मांगा जाता है उसको क्या बोलते हैं? फिरौती जो मांगा जाता है उसको क्या बोलते हैं? रैंसम वेयर कहते हैं, ठीक है, रैंसम बोलते हैं, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। तो सोवा वायरस भी इसी तरह एंड्रॉइड बेस्ड ट्रोजन मैलवेयर है जो पर्सनल डाटा को चोरी करके ग्राहकों को टारगेट करता है। मंकी पॉक्स तो जानते हैं, वायरस के संक्रमण में ठंड लगना, सिर दर्द होता, बुखार होता, थकान होता आदि समस्याएं उत्पन्न होती है। हाल में मवेशियों में लंपी नामक बीमारी भी पुष्टि की गई, जिसमें पशुओं के शरीर में सूजन आना, शरीर में गांठ पड़ना, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो लंपी पॉक्स की बात करेंगे, मंकी पॉक्स तो इंसान को प्रभावित कर, लंपी किसे प्रभावित करता है तो क्या बताएंगे? मवेशी को। जबकि सोवा वायरस क्या आता है तो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, जो कि एंड्रॉइड के बेस होंगे, उनको प्रभावित करेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक लुप्त प्रजाति है बताइए? क्या है लुप्त प्रजाति? गुलाबी सिर वाली बत्तख जो हो गया सब लुप्त प्रजाति नहीं दिखी जाती है, ठीक है। ध्यान रखिए, आईयूसीएन स्टेटस की बात करेंगे, ये क्या है? लुप्त प्राय है। गुलाबी सिर वाली बत्तख एक लुप्त प्रजाति है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में, बांग्लादेश और म्यांमार के दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। अंडमानी जंगली सुअर आईयूसीएन की सूची में बहुत कम संकट या संकट मुक्त श्रेणी में है, ठीक है। यह सुअर अंडमान, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पाया जाता है। आईयूसीएन द्वारा प्रजातियों को उनके स्थिति के अनुसार कितनी श्रेणी में रखा गया है तो क्या बताएंगे? कितने श्रेणी में आपको दिखेंगे ये? कितने श्रेणी बनाए गए? तो 9 श्रेणी बनाए गए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस सेल में उन पौधों, जानवरों, अन्य सूक्ष्मजीवों के जीवाश्म भी हो सकते जो कभी उन पर रहते थे, ठीक है। तो ध्यान में अपसादी सेल में, ठीक है, अपसादी सेल में उनके जीवाश्म पाए जाते हैं, इसलिए इसको जीवाश्म सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। क्या मिलता है यहाँ से? तो क्या मिलता है? तो अपसादी चट्टानों में विभिन्न प्रकार के अपसादों से परतों के रूप में जमाव फलस्वरूप होती है। यहाँ से आपको पेट्रोलियम वगैरह जो मिलता है अपसादी से ही मिलता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे इसमें और क्या है तो ध्यान रखेंगे इन सेलों के चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। अब सादी सेल में बात करेंगे, अब सादी चट्टानों के उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट या की बात करेंगे कांग्लोमेरेट है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनालिडा का उदाहरण है? एनालिडा में क्या पाया जाता है? केचुआ है, गोल कृमि है, ठीक है, अंकुश कृमि है, फिर फाइलेरिया है जिसमें हाथी पाव कृमि कहते हैं। कौन है बताएंगे? एनालिडा में कौन है तो क्या बताएंगे? क्या है एनालिडा में? ठीक है, ध्यान में केचुआ आपको एनालिडा में आपको देखने को मिलेगा। एनालिडा संघ के जीवों का शरीर स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। क्या होता है? स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। इस संघ के उदाहरण की बात करें, नेरिस हो गया, केचुआ हो गया, जोक, इनको आपको ध्यान रखिएगा। केचुआ को किसका मित्र कहते हैं? क्या बताएंगे? केचुआ को किसान का मित्र, किसान का मित्र कहते हैं। यहाँ तक कि गेहूमन सांप जो होता है, कोबरा सांप जो होता है, वो भी एक तरह से किसान का मित्र होता है, क्योंकि फसल को बचाता है, चूहों को वो खाता है। संघ आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनका शरीर द्विपाक्ष और समितीय एवं त्रिस्तरीय होता है, ठीक है, जैसे केकड़ा, मधुमक्खी, कन खजूरा, मच्छर। जानते बहुत बड़ा संख्या में भारत का फसल को कौन चट कर जाता है? तो दो प्राणी, गौरैया चट कर जाता है
और दूसरा की बात करेंगे कौन, तो दूसरा चट करता है चूहा, ठीक है। चीन में एक बार क्रांति लगा, ठीक है। चीन के राष्ट्रपति को पता चला कि भाई साहब भारत 20 से 25% अनाज को गौरैया खा जाता है। उसने चीन में टोटल गौरैया को मार देने का आदेश जारी किया, ठीक है। 1 से 2 वर्षों के अंदर में चीन में एक एक गौरैया को, आखिरी गौरैया तक को मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने सोचा फसल बचेगा, लेकिन उसके बाद चीन में ऐसी भुखमरी आई, ऐसी भुखमरी आई, ऐसे 2 करोड़ लोग मारे गए। क्यों मारे गए? गौरैया तो आपका अनाज तो खाता है, लेकिन साथ में बहुत अधिक कीड़ा को भी खाता है, जो कीड़ा मतलब क्या है, आपके फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। चीन में सारे गौरैया को मार देने के रीजन से क्या हुआ, इतना ना अधिक मतलब वो फसल को खराब करने वाले कीड़ा की उत्पत्ति हो गई, परसों तक फसल ही नहीं हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही खराब डिसीजन था गौरैया को मारना, एक एक गौरैया को चुन चुन को मारा गया। वैसे वैसे लोगों को इनाम तक दिया गया जो गौरैया को मारते थे, ठीक है। कभी गूगल कीजिएगा इसको, माओ माओ ने ऐसा आदेश जारी किया था। करोड़ों की संख्या में गौरैया को मारा गया। उसके बाद पूरी चीन की कृषि व्यवस्था वर्षों तक मतलब क्या हो गई, खराब हो गई। उसके बाद में जापान से गौरैया को लाया गया, दूसरे दूसरे देश से गौरैया को लाके फिर से मतलब गौरैया की संख्या को मतलब वहां पे बढ़ाया गया। उनके बाद चीजें मतलब सॉल्व हुई। इसीलिए बोलते कभी भी, ठीक है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन न ले। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता था? लाइपेज की बात करेंगे तो वसा के तोड़ने में मदद करने वाला एंजाइम है, ठीक है। लाइपेज एंजाइम मुख्य रूप से अग्नाशय द्वारा निर्मित होते हैं, छोटी आंत में स्रावित होते हैं, ठीक है। ये एंजाइम शरीर में वसा को तोड़ने में मदद करते हैं। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को ग्लूकोज एवं माल्टोज में तोड़ देता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को ग्लूकोज एवं माल्टोज में क्या करता है, तोड़ देता है, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, ये भी पूछा, ये प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो प्रोटीन के पाचन में मदद करने वाले एंजाइम की बात करें, क्या नाम है, क्या बताएंगे? ट्रिप्सिन। क्या नाम है इसका? ट्रिप्सिन नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है ट्रिप्सिन, कहाँ से मतलब प्रभावित होता है, कहाँ से, क्या बताएंगे? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कहाँ से स्रावित होता है, बोल क्यों? अग्नाशय से, ठीक है। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम की बात करें, आरएनए अणुओं के विभाजन में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग का पेशीय संरचना होती है, उसे क्या बोला जाता है? कॉर्निया के पीछे लेंस बोलते हैं, परितरिका बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दृष्टिपटल बोलते हैं, फिर प्यूपिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? तो परितारिका बोला जाता है, आइरिस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करें जब इंसान जब अपना नेत्र को दान करता है, नेत्र में कौन सा भाग को दान किया जाता है इन सारे ऑप्शन में से? कॉर्निया सर। कॉर्निया। कॉर्निया को दान किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और नेत्र का रंग, रंग किसकी वजह से होता है? आइरिस परितारिका। आइरिस के कारण से, बिल्कुल। कॉर्निया के पीछे परितारिका आइरिस एक पेशी होती है जो फैलाकार में सिकुड़ कर, ठीक है, पुतली आकार का नियंत्रित करती है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर, यह भी पूछा जाता है, नेत्र में प्रवेश करने वाली, ठीक है, प्रकाश की मात्रा को कौन प्रभावित करता है? तो नियंत्रित कौन करता है? पुतली करता है, ठीक है, आइरिस। इसके आंख के पीछे पर्दे के रेटिना कहते हैं। प्रकाश का चित्र किस पे बनता है? रेटिना पे बनता है, ठीक है। रेटिना फिर से उसको रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, फिर हम लोग को दिखता है। आंख संबंधी प्रमुख बीमारियां की बात करेंगे तो ग्लूकोमा है, ठीक है, मोतियाबिंद है, रतौंधी है, वर्नाथ है। ग्लूकोमा से मुक्त कौन सा देश हो गया है, क्या बताएंगे? ईरान। इराक, इराक, इराक ही है। इराक नहीं है, ये है, इराक ही है, ठीक है। WHO के अनुसार यदि किस व्यक्ति को BMI 18.5 से कम है तो उसे डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। टैक्रोमा, टेक्रोमा, ठीक है, टेक्रोमा, ग्लूकोमा नहीं, टेक्रोमा, सॉरी, टेक्रोमा है ये इराक, ठीक है। बात करें किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है तो उसे डैश के रूप में करेंगे तो उनको सामान्य रूप से कम वजन, ठीक है। क्या होगा? अगर किसी का व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है तो उनका सामान्य रूप से कम वजन होता है। WHO के ऊंचाई के अनुसार शरीर के वजन का अनुपात निर्धारित कर रखा गया, जिसे बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। BMI का मतलब क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को, ठीक है, BMI, ठीक है, BMI 18.5 से कम है तो उसका वजन की बात करेंगे, ठीक है, सामान्य से, सामान्य वजन से कम है। अगर किसी व्यक्ति का 24.9 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सामान्य शरीर का वजन की बात करेंगे 24.9 से अधिक नहीं होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष की, मायोपिया क्या होता है? अब दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? इसको अगर मायोपिया तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपर लगा दीजिए, बिल्कुल ठीक है। दूर की वस्तु, निकट दृष्टि दोष में, ठीक है, आपको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखेगी या फिर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगी? दूर की वस्तु, बिल्कुल ठीक है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, निकट की वस्तु जो होती है स्पष्ट दिखती है। निकट दृष्टि दोष को ठीक कैसे कर सकते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक करते हैं। देखिए, जो दृष्टि दोष होगा ना उसमें वही नहीं दिखेगी, ठीक है, दिखेगा ना सर, वो दिखेगा, सॉरी सॉरी, वो दिखेगा, ठीक है, वो दिखेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, वो आपको दिखेगा, ठीक है।
हाँ, बात करते हैं मनुष्य में स्टार्च जैसी कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? तो मुख्य गुहिका में। ठीक है, मनुष्य में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है, गुहिका में टाइलिन एंजाइम द्वारा प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा अणुओं में क्या होता है? तो बदल देता है। ठीक है, ध्यान में रखना। बात करें मनुष्य में प्रोटीन का पाचन की बात करेंगे। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन, ठीक है, प्रारंभ कहां से होता है? तो अमाशय में होता है तथा भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अमाशय में स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का मतलब क्या करती है? तो नष्ट कर देती है। ठीक है, ध्यान में रखें, क्या करती है? नष्ट कर देती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, याद है, रहेगा। ठीक है, चलिए, अमाशय में स्रावित, ठीक है, कौन सा अम्ल जो होता है भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है? तो क्या बताएंगे? हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक। निम्नलिखित में से पशु जगत का संघ कौन कौन सा गलत है? ठीक है, साइकोन की बात करें, पेरिफेरा, स्टारफिश की बात, इनाइकोडर्मेटा, झींगे की बात करेंगे, ऑर्थोपोडा, ठीक है, लीवर फ्लूक की बात करेंगे, निमेडोटा। कौन सा गलत है बताना है? तो यहाँ पे लीवर, ठीक है, फ्यूल की बात करें, नोमेडोटा में नहीं आता है। ठीक है, बात करेंगे फिशोयोला को लीवर फ्यूल या फिर यकृत कृमि भी कहते हैं, या प्लेटी हेलमिन्थिस संघ का जीव है। ठीक है, यह परजीवी होता है। झींगा की बात करेंगे तो इंपोर्टेंट आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। इसका शरीर की बात करेंगे तो खंडन युक्त होता है। स्टारफिश की बात करेंगे, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरी, समुद्री अर्चिन आदि सब इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरी सब किस में आएंगे? इकाइनोडर्मेटा आएंगे। साइकोन, हाइलोनेमा, ठीक है, यूप्लेक्लेटा, एस्पांजिला, ये सारे के सारे किस में आएंगे? तो पेरीफेरा में आएंगे। किस में आएंगे? पेरीफेरा में आएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा पादप जगत का उपसमूह नहीं है? तो ध्यान में रखेंगे, हेमिकार्डेटा की बात करेंगे तो पादप पादप क्या बोले जगत का उपसमूह नहीं है। पादप में 5 जगत है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। ठीक है, फाइटा वाला और ध्यान में रखेंगे स्पर्म वाला, दोनों के दोनों किस में आते हैं? पादप जगत में आते हैं। ट्रेडोफाइटा से क्या प्रश्न बनता है? ट्रेडोफाइटा एक पादप समूह है जिसके पौधे बीज एवं पुष्प नहीं बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, ट्रेडोफाइटा के पादप समूह में क्या नहीं बनता? पौधे बीज एवं पुष्प नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? फर्न, मार्सिलिया। बिल्कुल, मार्सिलिया की बात करेंगे, फर्न की बात करेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। थैलोफाइटा की बात करेंगे, पादप समूह के पौधे का शरीर, ठीक है, पौधे का शरीर जड़, तना में पत्ती में विभाजित नहीं होता, जैसे यूलोथ्रिक्स, ठीक है, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, तो थैलोफाइटा में क्या क्या आएंगे? पादप समूह के पौधे का शरीर जड़, तना में पत्ती में विभाजित नहीं होता है। ठीक है, क्या आएंगे? तो थीलोथ्रिक्स आ जाएंगे, स्पाइरोगाइरा आ जाएंगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म को बोलता है आवर्त बीजी। ठीक है, उच्च पादपों का समूह होता है जिसमें बीज की आवरण से ढके हुए, जैसे आम, गेहूं, धान, इसमें एंजियोस्पर्म में आएंगे। अब आते हैं हेमिकार्डेटा। ये किसका संघ है? तो जंतु का संघ है। किसका संघ है हेमिकार्डेटा? जंतु का संघ है। और इस संघ में कृमि के समान संरचना वाले समुद्री जीव होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जीव की बात करेंगे, ठीक है, बैलेनोग्लोसस, ठीक है, शाइकोग्लोसिस। ठीक है, तो ये किसमें है? तो हेमिकार्डेटा के ध्यान रखिएगा, इसमें समुद्री जीव मुख्यतः आते हैं। ठीक है, कृमि के समान संरचना वाला समुद्री जीव एक जंतु संघ है। ठीक है, बाकी एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा, ट्रेडोफाइटा और क्या 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 था इसमें? ये सारे के सारे, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ट्रेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा सारे के सारे किसमें आएंगे? पादप जगत में आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरिया रोग है? क्या बताएंगे? जीवाणु जनित बैक्टीरिया रोग की बात करेंगे, कुष्ठ। ठीक है, ध्यान रखें, कुष्ठ की बात करेंगे, जीवाणु जनित बैक्टीरिया। इसको क्या, इसको और किस नाम से? लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कुष्ठ रोग जीवाणु में होने वाली बीमारी है जिस क्या ना लगो दोस्तों बताइए, सफेद बीमारी ना है ना? नहीं, इसमें बॉडी में मतलब होने लगता है, इसलिए लेप्रोसी बोलते हैं। इसमें त्वचा सफेद रंग की हो जाती है, साथ ही इस रोग में त्वचा संवेदन शून्य हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। इबोला एवं रेबिस की बात, हाइड्रोफोबिया वायरस जनित बीमारी। इसमें रेबिस कुत्ते की लार से फैलता है। इसमें कौन सा, किसी को रेबीज अगर होगा तो हाइड्रोफोबिया, क्या चीज से डर लगेगा? पानी से उसको डर लगेगा। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है जिसमें बाहर की बात करेंगे, मादा एनोफिलीज मच्छर है। ठीक है, कौन है बाहर, कौन है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चिकनगुनिया मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है। ठीक है, पहले बार जब इसका नाम सुने थे तो हमको लगा था कोई डिश का नाम है ये। ठीक है, कोई नया मतलब पेपर में काफी चर्चा में लोग बोलते चिकनगुनिया
चिकनगुनिया तो मुझे लगा कोई डिश तो नहीं है, ठीक है। ये एडिज नामक मच्छर से होता है चिकनगुनिया, एडिज मच्छर के कारण फैलता है। इसका विषाणु की बात करेंगे, इसका वायरस की बात करेंगे तो ध्यान में बोले विषाणु है। डेंगू भी वायरस जनित रोग है, इसका वाहक की बात करें एडिज मच्छर है। जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से फैलती है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है, जिसका वाहक की बात करेंगे माडा एनिफ्लीज मच्छर है, ठीक है। कुछ वायरस जनित रोग की बात एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, विजिलस हो गया, सारे के सारे कैसे रोग है, ठीक है। तो ध्यान में रखें कैसे रोग है, तो ये सारे के सारे कैसे रोग है, तो वायरस जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति है, अगर ज्यादा हो जाएगा तो बोलिएगा बंद कर दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति, आप लोग थक जाएंगे तो बोलिएगा, मैं तो नहीं थकता हूँ, ठीक है। भारतीय 50 कीजिए ना, भारतीय 50 गैंडा कीजिए। की बात करेंगे, भारतीय जंगली गधा की बात करेंगे, निकोबारी कबूतर की बात करेंगे, रेगिस्तानी लोमड़ी की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लगातार प्रतिदिन हम लोग 9 घंटा का क्लास हम लेते हैं, 8 से 9 घंटा, ठीक है। तो निम्नलिखित कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है, तो बात करें निकोबारी कबूतर की बात करेंगे तो ये आपको स्थानिक प्रजाति, स्थानिक प्रजाति का मतलब क्या होता है, वो प्रजाति उस क्षेत्र को छोड़ के कहीं भी नहीं पाया जाता, ठीक है। तो रेगिस्तानी कबूतर निकोबारी कबूतर क्या है, स्थानिक प्रजाति। भारतीय गैंडा के लिए संरक्षण कहाँ पे बनाया गया है, भारतीय गैंडा के लिए असम काजीरंगा। भारतीय जंगली गधा के लिए कहाँ पे आपको मिलेगा, कच्छ का कच्छ का क्या, रन कच्छ का रन, ठीक है। तो निकोबारी कबूतर भारत में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की एक स्थानिक प्रजाति है। स्थानिक प्रजाति वो प्रजाति जो कुछ सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। भारतीय गैंडा एक सींग वाला गैंडा या पूर्वोत्तर भारत के असम तथा तराई क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है, ठीक है। तो ध्यान में परागन की बात करेंगे तो ये अलैंगिक रूप नहीं, लैंगिक रूप है, ठीक है। परागन में क्या होता है, परागन में नर युग्मक पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते फिर निषेचन एवं युग्मजन बनाते, यह प्रजनन की लैंगिक विधि है। वही कायिक प्रबंधन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण पौधे के प्रजनन की अलैंगिक विधियां है। कायिक प्रबंधन की बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, ठीक है, जड़ तना या पत्ती में एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं। ट्रेडोफाइटा पादप समूह में पौधे पुष्प और बीज नहीं बनाते, ये जीवाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है, ट्रेडोफाइटा। बात करेंगे आगे क्या है तो उसको भी जरा देखते हैं, ठीक है। मुकुलन द्वारा प्रजनन मुख्यतः कुछ कवकों में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन की बात करेंगे मुख्यतः मतलब क्या था, कुछ कवकों में होता है। विखंडन भी प्रजनन की अलैंगिक विधि है, ठीक है। विखंडन की बात करेंगे, प्रजनन की क्या है, अलैंगिक विधि नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर काटने से नहीं होता है, तो मच्छर काटने से हेपेटाइटिस तो नहीं होगा, बाकी फीलफाव, ठीक है, डेंगू मलेरिया मच्छर काटने से हो सकते हैं। फीलफाव डेंगू तथा मलेरिया का वाहक की बात करेंगे, मच्छर के रोग होते हैं। मलेरिया की दवाई की बात क्लोरोक्विनीन, ठीक है, सिनकोना के वृक्ष के साल से मतलब बनती है, ठीक है। कोविड के समय दवाई की डिमांड काफी बढ़ गई थी। रोनाल्ड रॉस की बात करेंगे तो मलेरिया परजीवी पे प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर अनुसंधान किया, इस कार्य हेतु उनको नोबेल प्राइज दिया गया था मेडिसिन का। अब मेडिसिन का नोबेल प्राइज की बात 1902 में इनको ही दिया गया था, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी बात करते हैं मेडिसिन का पहला नोबेल प्राइज की बात 1901 में दिया गया था, एडवर्ड जेनर को दिया गया था। किसे दिया गया था, एडवर्ड जेनर को दिया गया था। 1902 वाला मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसे मिला था, रोनाल्ड रॉस को मिला था, जो कि मलेरिया के परजीवी पे रिसर्च किया था। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण, कोलाइड फोम का उदाहरण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलाइड फोम। हालांकि सारे के सारे मतलब ध्यान में रखेंगे कोलाइडी विलियन तो है, लेकिन ये कोलाइड फोम का एग्जांपल की बात करें स्पंज हो जाएंगे। फोम एक प्रकार का कोलाइड है जो ठोस या द्रव, क्या होता है, ठोस या द्रव में गैस के बुलबुले फंसने से प्राप्त होता है, ठीक है। ठोस या द्रव में गैस के बुलबुले फंसने से प्राप्त होता है। शेविंग क्रीम, ठीक है, रबर, स्पंज आदि कोलाइड फोम के उदाहरण है। कुहासा की बात करेंगे तो एरोसल कोलाइड का एक प्रकार है। यह हवा का मतलब क्या होता है, कुहासा में हवा गैस के निलंबित कण जल की सूक्ष्म बूंदों से बनता है, जिससे अवमंडल की दृश्यता कम हो जाती है। तो कुहासा में क्या होगा, नहीं बोले कुहासा लगा हुआ दिख नहीं रहा है, तो हवा में क्या मिलेगा, हवा गैस में मतलब द्रव, ठीक है। इसलिए आप देखिए अभी के समय कुहासा में गाड़ी वगैरह चलाएंगे तो पूरा देखिएगा पूरा फेस पे पानी पानी आ जाता है, ठीक है। मक्खन आमतौर पर कोलाइड विलेन के रूप में जाना जाता है। ये जेल कोलाइडी का मतलब क्या है, एक प्रकार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूं फोम एक प्रकार का कोलाइड, इसमें क्या होता है, तो इसमें द्रव में गैस, द्रव में क्या होता है, ठीक है, ठोस द्रव में गैस, ठीक है। जबकि इसमें क्या बनता है, कुहासा में क्या होता है, हवा में मतलब क्या होता है, द्रव, ठीक है, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में किस वनस्पति जगत के पौधे को सवाल के नाम से जाना जाता है, सवाल के थैलोफाइटा में आ जाएंगे सवाल, ठीक है, ध्यान रखें। थैलोफाइटा ऐसे पादपों का समूह है जिसमें जड़, तना एवं पत्ती स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होती है, ठीक है। इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा आदि इस समूह के प्रमुख मतलब क्या उदाहरण है। थैलोफाइटा पादप जगत को ब्रायोफाइटा पादप जगत का मतलब उभयचर होता है, क्या होता है,
पादप जगत का उभयचर को क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं। डेट मीन्स क्या होता है, तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो मतलब प्लांट्स वगैरह आएंगे और थल और जल दोनों में हो सकते हैं, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे की बात करेंगे एंजियोस्पर्म की बात, आवर्त बीजी होता है, उच्च पादपों का समूह है, इन पौधे के बीज आवरण ढके होते हैं, ठीक है। इसमें क्या आएंगे, तो इसमें एक बीज पत्री भी आएंगे, दुई बीज पत्री भी आएंगे, दुई का मतलब एक से ज्यादा, एक बीज पत्री में क्या आएंगे, गन्ना आ जाएंगे, गेहूं आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, धान आएंगे। जबकि बात करेंगे अरहर, सरसों, मटर, चाना, ये सब के सब किस में आएंगे, दुई बीज पत्री में आएंगे, ठीक है। एंजियोस्पर्म के अंदर ही आपको आम वगैरह भी आता है। जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया और उन्हें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र बनाया जाता है जो उनके चलन में सहायक होते हैं, बताइए क्या होता है। जंतुओं के किस समूह का नाम उनके कांटेदार त्वचा के नाम पे रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक होते थे, क्या बताएंगे। बिल्कुल, इनको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा, क्या बोलते हैं इनको, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। संघ इकाइनोडर्मेटा के जीव त्वचा पर कांटे, ठीक है, क्या होता है, कांटा, ठीक है, कांटे पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें विशिष्ट जल प्रवाह तंत्र पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा भी एक जंतु संघ है, इसमें कार्डेटा के समरूप कुछ कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे ठीक है, जैसे बैलेनोग्लासेस। मोलस्का संघ के जीवों में शरीर पे कठोर कैल्शियम कार्बोनेट की ढीठ परत पाई जाती है, जैसे घोंघा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, सीपिया हो गया, इसमें क्या कैल्शियम कार्बोनेट की एक दृढ़ परत पाई जाती है जो कि इनका रक्षा भी करता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अब चलेंगे रक्त में हीमोग्लोबिन की बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो हीमोग्लोबिन बनाने के रक्त में क्या चाहिए था आपको, आयरन चाहिए। अगर इसी की कमी होती है तो आयरन की कमी होती है, आपको एनीमिया हो जाता है, नहीं। आयरन हीमोग्लोबिन का केंद्रीय तत्व होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर इसे शरीर की अन्य कोशिकाओं तक मतलब क्या करता है, तो पहुंचाता है। प्रोटीन शरीर की संरचनात्मक एवं एंजाइम की मूल इकाई है, इसकी कमी से शरीर में क्वासियोरकर या फिर मरासमस आदि हो सकता है। तो प्रोटीन के कारण होने वाले बीमारी कौन है, तो क्वासियोरकर है। मरासमस रोग जो है किसकी वजह से, प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी, ठीक है। अस्थि से संबंधित बीमारी जो होती है, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी किसकी कमी से होती है, ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक बच्चा में भी और भी विटामिन होता है जो कि हड्डी से संबंधित, क्या बोलते हैं, जो कि बच्चों रिकेट्स होता है, ठीक है, बच्चों में रिकेट्स होता है। अब बुजुर्ग लोग में ऑस्टियोपोरोसिस होता है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। दांत एवं हड्डियों के आधारभूत तत्व की बात करें, कैल्शियम होता है। हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से मानव एनीमिया नामक रोग से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। नारियल के रेशे और छिलके दैश के उत्तक के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो एस्क्लेनकाइमा, क्या बोलते हैं उसको, एस्क्लेनकाइमा के बने होते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल, नारियल के रेशे उत्तक के बाद एस्क्लेनकाइमा का धीर उत्तकों से बना होता है। ये कोशिकाएं मृतजीवी होती है, कैसे, ये कोशिकाएं कैसी होती है, मृत कोशिकाएं होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या होता है, मृत कोशिकाएं होती है। पौधे के आंतरिक भागों के साथ साथ बाह्य परतों में एस्क्लेनकाइमा रक्षात्मक उत्तक के रूप में काम करेगा। पूछेगा एस्क्लेनकाइमा कैसा उत्तक है, तो ध्यान में रखिएगा रक्षात्मक उत्तक, जिसकी रक्षा करता है। जाइलम पौधे में जल एवं खनिजों के परिवहन हेतु जिम्मेदार है, ठीक है। तो जाइलम की बात करेंगे तो जाइलम जल एवं खनिज के परिवहन के लिए मतलब क्या है, जिम्मेवार है, ठीक है। तब फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम फूड को सब ट्रांसपोर्ट करता है, बिल्कुल फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन जल और खनिज के लिए क्या है, जाइलम है। कुछ लोग खनिज में ना फ्लोएम कर देते हैं, जल एवं खनिज के लिए क्या है, जाइलम है। ज से जाइलम है, ज से जल है, ऐसे याद रहेगा। ख से क्या है, पे खाना है, खरबूजा, फूड, फल से, ठीक है, ध्यान रखें। जल खनिज के लिए जाइलम होता है। प्रेनकाइमा का मृदु उत्तक जीवित अस्थायी सरल उत्तक होता है, ये मुख्यतः भोजन का संग्रह करता है। कोरनकाइमा के उत्तक भी जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं और ये पौधे के, ठीक है, लोचलशीलता एवं यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। तो यांत्रिक सहारा मतलब क्या होता है, देखिएगा, मतलब वो लतरने वाला पौधा वगैरह सब जो होता है, तो देखिएगा खारा नहीं पड़ पाता, लेकिन बहुत सारा पौधा खारा होता है, उसके लिए कौन सा होता है, कोलेनकाइमा। क्या होता है, कोलेनकाइला उत्तक भी जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। ये पौधे को क्या करते हैं, लोचशीलता एवं क्या कहते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए क्या होता है, कोलेनकाइमा होता है, ठीक है। बात करेंगे जबकि ये क्या है, ये एस्क्लेनकाइमा कैसी उत्तक है, एस्क्लेनकाइमा ये मित है, ये डेड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी की बात करेंगे कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा क्या है, ये ध्यान जीवित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात के तेल का वनस्पतिक रूपांतरण क्या कहलाता है, तो हाइड्रोजनीकरण करता है। हाइड्रोजनीकरण में किसका प्रयोग करता है, तेल के हाइड्रोजनीकरण में किसका प्रयोग, निकल का, निकल के साथ साथ प्लेटिनियम का भी, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे अपने हाइड्रोजन गैस के प्रभाव से, निकल या प्लेटिनियम, प्लेटिनम सॉरी, तो हाइड्रोजन गैस के प्रभाव के लिए तेल को वनस्पतिक वसा में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस उत्प्रेरक के रूप में किसे होता है, कैटालॉग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको,
हाँ, कैटलिस्ट कैटलिस्ट, ठीक है, उसमें निकेल या फिर प्लेटिनम का प्रयोग होता है। हाइड्रोजन कलन में असंतृप्त कार्बनिक यौगिक से संतृप्त कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। पाश्चुरीकरण की खोज करता लुई पाश्चर ने दूध को हल्का गर्म, ठीक है, 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, ठीक है, जिसमें उसे उपस्थित सूक्ष्म जीव निष्क्रिय या मृत हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे जो आपको जो दूध जो मार्केट में जो मिलता है, जो डिब्बा में जो पैक होता है, कैसे रहता है, लिखे रहते पाश्चुरीकृत दूध होता है, ठीक है। कच्चा दूध को अगर पैक कर देंगे तो खराब हो जाएगा। गहरे समुद्र के जल तापीय पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर सूर्य पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद अगला क्या आता है, ठीक है। ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद क्या आता है, आदमी आता है, पौधे आते हैं, शाकाहारी आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, पौधे आते हैं, क्या आते हैं, पौधे आते हैं। ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। एक जीव से दूसरे जीव और भोजन के एवं ऊर्जा के प्रभाव को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें मनुष्य एवं ऊर्जा के प्रभाव की दिशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होती है। किधर होती है, किधर से किधर होती है खाद्य श्रृंखला में, उत्पादक से उपभोक्ता, किधर, उत्पादक से लेकर उपभोक्ता की दिशा में, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर के बाद केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर को हस्तांतरित होती है। इसमें 10% नियम कहते हैं। इसे किसने दिया था, 10% नियम को किसने दिया था, लिंडेमैन ने दिया था। किसने दिया था, लिंडेमैन ने दिया था। हर पेड़ पौधे को उत्पादक एवं शेष जीवों को उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। काफी बढ़िया साइंस इसमें दिया है, नहीं। हाँ सर। 4-5 बार अगर याद करवा दिया जाए तो एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा ना। निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट को छोटे कणों में विघटित करता है, अपशिष्ट को छोटे कणों में कौन विकसित करता, तो ये क्या कर देंगे, ठीक है, ठीक है। सर्वाहारी, ठीक है, छोटे कणों में कौन, शाकाहारी, मांसाहारी, अपरदाहारी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, अपरदाहारी। अपशिष्ट की बात करेंगे तो मृत पौधे व पशु के छोटे छोटे कणों में विघटित करने वाले अपरदाहारी, ठीक है, डेट्रिटिव्स कहते हैं, ठीक है। ये अपरदाहारी अपघटक या फिर जटिल कार्बनिक पदार्थों के कार्बन डाइऑक्साइड, पानी आदि में बदल जाते हैं। ये अपघटक विघटन की प्रक्रिया से कार्बनिक अपशिष्ट को छोटे कणों में तोड़ देते हैं। इसमें विखंडन, निछालन, ठीक है, अपचयन आदि जैसे चरण शामिल होते हैं, ठीक है। मुख्यतः अपघटक की बात करें, जीवाणु, कवक और क्या है, केचुआ है, ये सारे के सारे मुख्यतः अपघटक है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करेंगे तो कौन है इसमें से, तो आयरन की बात करेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है, बिल्कुल। लोहा या फिर आयरन इसी को कहते हैं। पोषक तत्व मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, होता है स्थूल पोषक तत्व और दूसरा की बात करें सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। यह प्राय उत्तकों में बड़ी मात्रा में मौजूद होता है स्थूल पोषक तत्व। ये मुख्यतः बात करेंगे सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात इनकी शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जस्ता, तांबा, लोहा, ब्रोन, निकेल, ठीक है। तो 2 तरह के पोषक तत्व हमारे शरीर में चाहिए, एक ज्यादा मात्रा में, एक कम मात्रा में। कम मात्रा की बात करेंगे आयरन, जास्ता, लोहा, ब्रोन, निकेल। जबकि बात करें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, गंधक, क्लोरीन, सोडियम, इसकी चाहिए अधिकतम मात्रा में चाहिए, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उपभोक्ता पोषक तत्वों के डैश के बाहर बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। उपभोक्ता पोषक तत्वों के डैश के बाहर साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिधारण। क्या बोलेंगे उसको, तो प्रतिधारण, ठीक है। उपभोक्ता पोषक तत्वों के प्रतिधारण के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता वाले भोज्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। दरअसल उपभोक्ताओं द्वारा ऐसे भोज्य पदार्थों की अपेक्षा की जाती है जिनमें पोषक तत्व बचे रहे, ठीक है, जो विशिष्ट क्रियात्मक गुणों और स्वाद एवं, ठीक है, खराब नहीं होने वाले तथा आसानी से पैक भंडारित करने वाले, परिवहन किए जाने वाले हो, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर डैश एक तरल पदार्थ है, तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर डैश एक तरल पदार्थ है, क्या बताएंगे, तो कोशिका द्रव। क्या हो जाएंगे, कोशिका द्रव, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्लाज्मा झिल्ली एवं केंद्रक के बीच स्थित द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। इनमें अनेक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, खनिज, लवण एवं जल तथा कार्बनिक पदार्थ की बात करेंगे वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ में खनिज, लवण, जल आएंगे और कार्बनिक पदार्थ में बात करेंगे वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर डैश एक तरल पदार्थ है, क्या बताएंगे, कोशिका झिल्ली, ठीक है, ध्यान में रखना है। आज का 41 नंबर प्रश्न देखते क्या है, सॉरी, कोशिका द्रव बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का मतलब क्या कर, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, अल्टमैन एक ने खोज किया था, एक ने नाम दिया था। किसने नाम दिया था, किसने खोज किया था, अल्टमैन ही तो नाम है। बेंडा नामकरण किया था, बेंडा।
किया था? अल्टमैन ने खोजा था। माइटोकॉन्ड्रिया की प्रथम बार खोज की बात करेंगे कोलिकर के द्वारा किया गया था, आगे चल के अल्टीमन ने, ठीक है। 1857 में कोलिकर ने खोज कर दी थी और कालांतर में बस 1886 में अल्टमैन ने इसकी संपूर्ण थ्योरी विकसित की, ठीक है। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच, ठीक है, केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक में केंद्रिका, क्रोमेटिन, जलिका, केंद्रक द्रव्य तथा केंद्रक झिल्ली भी आपको मिलते हैं। केंद्रक में उपस्थित धागेनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। 46 होता है या फिर 23 जोड़ा होता है? 23 जोड़ा। 46 संख्या होगा में कि 23 जोड़ा? 23 जोड़ी और संख्या में 46। सब कुछ आता है XY लेकिन आप होता लोग है। को मानना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। अब मनुष्य में मतलब बात के गुणसूत्र, मनुष्य में बात के लिंग का निर्धारण किसकी वजह से होता है? क्रोमोस ये मेल क्रोमोसोम पे क्रोमोस वाई मिलेगा तो क्या होगा? एक्स 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 होगा तो फीमेल होगा, XY होगा तो मेल होगा। लड़का। इसमें महिला का क्या दोष? साइंटिफिक खोज है ना ये, ठीक है। बड़े बांधों के निर्माण में, ठीक है, बड़े बांधों के निर्माण में वनस्पतिक जैसे प्रभावित होती है, ठीक है। कौन कौन वनस्पति होती है? बहुत बड़ा क्वेश्चन देखा है यहाँ पे सीधे आंसर पे आते हैं। बड़े बांधों के निर्माण में वनस्पति कैसे प्रभावित होती है, ठीक है। तो रीजन क्या है? तो निम्नगन वनस्पति आवासीय परिस्थितियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न होती है, जो एक, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस भी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो निम्नगन वनस्पति अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न होती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस भी है। बड़े बांधों के निर्माण के आसपास के क्षेत्र में जल भराव हो जाता है, जिसके कारण निम्नगन डूबी हुई वनस्पति अवायवीय दशा में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। यह ग्रीन हाउस गैस है। दरअसल मीथेन गैस मुख्यतः प्राकृतिक स्थानों से निकलती है, जैसे धान का खेत हो गया, पशुओं का पर्यावास हो गया, ठीक है, निम्नगन वनस्पति क्षेत्र हो गया, या फिर वहां से भी निकलते मीथेन गैस, क्या बोलते हैं उसको? दलदल से, ठीक है। इसलिए मीथेन को प्राकृतिक या फिर मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। फार्मूला की बात, सूत्र की बात करेंगे, CH4 होता है रासायनिक सूत्र। किसी हाउस गैस ऐसी गैस होती है, मतलब ग्रीन हाउस, जो कि, ठीक है, पृथ्वी से परावर्तित पार्थिव विकिरण को पुनः पृथ्वी के सतह पर लौटा देती है, जिसमें पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अन्य ग्रीन हाउस गैस की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है, वाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे के सारे, ठीक है। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक नहीं है, प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है? कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है? फास्फोरस है, कार्बन है, मीथेन है, या फिर ऑक्सीजन है? क्या बताएंगे? बिल्कुल, क्या बताएंगे? ठीक है, फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों में मुख्य घटक फास्फोरस होता है, क्योंकि फास्फोरस न्यूक्लियक अम्ल, प्लाज्मा झिल्ली आदि का मुख्य घटक होता है। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्व के प्रभाव को पोषण चक्र या फिर पोषण चक्र या फिर जैव रासायनिक चक्र भी कहते हैं। पौधे में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहन नलियों के संवाहन नली के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? 4 होते, 5 होते, 1 होते हैं, 2 होते? क्या बताएंगे? 2। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे, 2 होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 2 होते हैं। तो पौधे के स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, तो एक होता है जाइलम होता है, तो दूसरा क्या होता है? फाइलम होता है, ठीक है, सॉरी फ्लोएम होता है। जाइलम एक प्रकार का उत्तक है जो जल एवं पोषक तत्वों के जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता। फ्लोएम की बात करेंगे तो एक प्रकार का जटिल उत्तक है, ठीक है, ध्यान रखो, जो कार्बनिक यौगिक एवं पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। उसके लिए मतलब क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? फ्लोएम आ जाएगा। भूमि जल प्रासरण दबाव की बात करेंगे तो मूल रोमों तक पहुंचाता है, ठीक है। भूमि जल प्रासरण दबाव द्वारा मूल रोमों तक पहुंचता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण की बात करें, बुखार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बुखार जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड होता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड होता है, जिसमें तेज बुखार, उल्टी, दस्त आदि होता है। ये दूषित जल या फिर भोजन ग्रहण करने से होता है। जीवाणु जनित रोग में बात करें, हैजा हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, टीबी हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया। रोग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। संचारी रोग, ये एक दूसरे से फैलती है, जैसे टाइफाइड, एड्स, टीबी, कुष्ठ रोग, ठीक है। गैर संचारी रोग की बात करेंगे, यह एक दूसरे से नहीं फैलती, जैसे डायबिटीज, दिल का दौरा, हृदय, ठीक है, रक्तचाप, ठीक है, मतलब कनेक्ट ही नहीं है। बात करें कोविड कैसा था? संचारी बिल्कुल संचारी में था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा, आप लोगों को कोविड हुआ था कि नहीं? नहीं हुआ था। बताइए, नहीं 10 सर। करोड़ का लोग हुआ, ये उपलब्धि भी नहीं मिला आप लोग को, दुख की बात है। निम्नलिखित में से कौन सा हम लोग तो विटामिन, छू कर देख रहे थे कि हो रहा है कि नहीं कोविड वाला। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी आंखों पर त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है? विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए।
ठीक है। विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करेंगे, क्या होता है? रेटिनॉल होता है। त्वचा एवं आंखों के रेटिनॉल। स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इनकी कमी से रतौंधी, आंखों में शुष्क होना, श्वास नली में पाचन नली का रुग्ण होना आदि रोग हो सकते हैं। विटामिन ए का मुख्य स्रोत दूध, अंडा, गाजर, मछली की यकृत तेल एवं हरी पत्तीदार सब्जियां है। विटामिन बी1 को थायमिन बोलते हैं, ठीक है, इससे बेरी बेरी होता है। विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी में। विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग, रिकेट्स होता है। वयस्कों में बात करें ऑस्टियोमलेसिया हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सबसे बड़ा स्रोत नींबू हो जाएगा। विटामिन सी का स्कर्विक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके अलावा विटामिन सी के घाव को भरने में भी सहायक होता है। इसका मुख्य स्रोत की बात करें, खट्टे और फल होते हैं, ठीक है। हाँ, सर ऊपर बताया कि मछली के तेल में विटामिन ए होता है कि विटामिन बिल्कुल। डी होता है उसके मछली की देखिए, यकृत मछली के तेल में? तेल में, एक मछली के यकृत में, ठीक है, मछली की यकृत तेल में विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी पाया जाता है, दोनों को पाया जाता है, दोनों के दोनों पाए जाते हैं मछली के यकृत के तेल में, ठीक है, ध्यान में जी। रखेंगे, ठीक है। दोनों ए और डी दोनों पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत? नींबू है, पता ही है। नींबू, संतरा, आंवला ये घाव को भरने में मदद भी करता है। कोशिका के किस घटक में कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? तो केंद्रक में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, ठीक है। बात करें केंद्रीय कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए केंद्रक में होता है। डीएनए की खोज 1831 में किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। केंद्रक की खोज, डीएनए की केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक के अंदर केंद्रिका, क्रोमेटिन एवं केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। डीएनए की बात करेंगे तो डबल हेलिक्स मॉडल, जिसको हिंदी में द्विचक्राकार रचना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। इसको नोबेल प्राइज कब मिला था इन लोगों को? 1956 में। जी सर। कि 1959 में चेक कीजिएगा कब मिला था, कुछ दिन के बाद मिला था। डीएनए का मुख्य फास्फोरस की बात करेंगे। फास्फोरस तब नाइट्रोजनी क्षार एवं डीऑक्सीरिबो शर्करा से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्या होता है? डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होता है। बात करेंगे आगे के क्या है, तो कौन सा पादप, ठीक है, कौन सा पादप उत्तक मृदा में जल और खनिज पदार्थों को तनों और पत्तियों में पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन होता है? सर पत्तियों फ्लोएम के या फिर तो जाइलम? जालम जाइलम हो जाएगा सर। ठीक है, मतलब जल जाइलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। बहुत सुंदर, सर वेरी गुड, ठीक है। 1962 में मिला था वाटसन एंड क्रिक को। 62 में मिला था, अच्छा, वही हमको लग रहा था गलत बता रहे हैं। पौधे में मृदा में जल एवं खनिजों की परिवहन के लिए जाइलम उत्तरदायी है। यह एक जटिल अस्थायी उत्तक है, ठीक है। खनिजों में जल के लिए परिवहन के लिए दो अलग अलग कक्ष होते हैं, ठीक है। ये भी एक जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है, ठीक है। फ्लोएम की बात करें, भोजन पदार्थों के पत्तियों के अन्य भागों तक परिवहन कार्य करता है। ये मुख्यतः छलनी कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं एवं फ्लोएम पेरेन्काइमा की बनी है, ठीक है। पौधे में अन्य स्थायी ऊतक की बात करें, पेरेन्काइमा है, ठीक है, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, ठीक है, जो कि मतलब रिजिडिटा के लिए कौन सा, जो खारा करने में पौधे के लिए कौन सहायक होता है? स्क्लेरन काइमा। रिजिडिटी कॉलन काइमा देता है। कोलेनकाइमा रिजिडिटी देता है, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कौर कोशिकाओं की खोज 1665 में किसने किया? किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कौर कोशिका, मिट्टी कोशिकाओं की खोज 1665 में की, जिसे कोसा सेल कहा जाता, बाद में कोशिका कहा जाने लगा। एडवर्ड जेनर टीके की खोज की कब की? 1796। 1796 गलती लिखा हुआ है क्या? 1896? बुके में सर हम चेक करते हैं। एडवर्ड जेनेट के लिए हमको लगा सबसे पहले 1901 में नोबेल प्राइज इसी को दिया गया था ना, मेडिकल का। इतना दिन तक ये जीवित था ये? 1896 ही है। वही तो बोले 200 वर्ष जीवित रह जाएगा। एंटोनियो लेवेनहॉक के जीवाणु की खोज करता। ठीक है सर। सर 1796 ठीक है। हाँ तो पहला तब ये गलत हो जाएगा, तो फिर ये पहला देखिए, तो इसका क्या बोलते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको दिया गया था? मेडिकल के क्षेत्र में देखिए, तो गलत याद कर लिए क्या? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बताइए, एडोल्फ वॉन को दिया गया था, ये नहीं थे पहले। क्या बात करती है, एडवर्ड जेनर को मिला था ना? एडवर्ड जेनर को नोबेल प्राइज मिला था कि नहीं मिला था, सच कीजिए तो? मिला है, बट पहला नहीं है ये। तक के टीके का है। चलिए, फर्न किस पादप का वर्ग का उदाहरण है? ठीक है, टेडोफाइटा, ठीक है। टेडोफाइटा पौधे का ऐसा समूह जिसमें बीज एवं पुष्प नहीं पाया जाता, जैसे क्लब हो गया, फर्नों का मार्सिलिया। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत को उभयचर भी कहा जाता है, क्योंकि जल एवं थल दोनों में रह सकते, जैसे काई, लीवर, वार्ट्स, पोगोनेटम, ठीक है, रिक्सिया। थैलोफाइटा ऐसे पौधे जगत का है जिसमें जड़ तथा तना पौधे में विभाजित नहीं होते, जैसे कवक हो गया, शैवाल हो गया, ठीक है, थैलोफाइटा कहते हैं, ठीक है।
अंतिम क्या है, हाँ ठीक है। फाइनेरोगैम ऐसे पौधे का समूह जो पुष्प एवं बीज देते हैं। ये पौधे जड़, तना एवं पत्ती में विभाजित होते हैं, जैसे सूर्यमुखी, कमल इत्यादि। ठीक है, तो आज का 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, ध्यान में रखना है, कल यहीं से शुरू करेंगे, कल नहीं दोपहर में ही शुरू करेंगे। ठीक है, एडवर्ड टेलर के बारे क्या थैंक यू बोले हैं। थैंक यू, अच्छा, आपका भी शुक्रिया, आप इतने देर तक